Morning student, today we will start electric potential. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम स्टार्ट करेंगे। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, वर्क से रिलेटेड। क्लास 11 में आपने वर्क के बारे में पढ़ा है। इट इज़ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए है क्या पोटेंशियल को समझने के लिए, जैसे मान लो ये कोई सोर्स चार्ज है ना, Q, और एक दूसरा टेस्ट चार्ज मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज तो काफ़ी छोटा होता है, ये पॉजिटिव है, और ये सोर्स चार्ज है, ये रेस्ट पे रहेगा, ये मूव नहीं कर रहा। सोर्स चार्ज जैसे ही हम कहते हैं, इसका मतलब दिस चार्ज इज एट रेस्ट। तो अब अगर ये रेस्ट पर है तो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से बाहर होगी, हर तरफ बाहर जाएगी इस तरफ से। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई, है ना। एक पूरे स्फेयर अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे पूरा एक स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएगा, जिसमें उस स्फेयर के जितनी भी रेडियसेस हैं उसके लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जा रही हैं हर तरफ। नीट एंड क्लीन पिक्चर बना रहे हैं, इसलिए मैंने 1 2 3 ले लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब क्या करते हैं, चूंकि ये तो रेस्ट पे ये मूव करेगा नहीं। अब ये चार्ज है, कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज है या यूनिट चार्ज है या टेस्ट चार्ज है, कुछ भी हो सकता है। तो समझने के लिए मैंने टेस्ट चार्ज लिया जो काफ़ी स्मॉल है और ये मूव कर सकता है। तो मान लो ये मूव कर रहा है, मूव करते करते मान लीजिए अभी ये टेस्ट चार्ज इनिशियली इस चार्ज के फील्ड से बाहर है। जब ये अंदर मूव करेगा, फील्ड के अंदर आ जाएगा, तो मान लो इस पॉइंट पे आ गया ये टेस्ट चार्ज, है ना, फील्ड के अंदर लाए। तो अब ये समझिए, जैसे इस बाउंड्री को क्रॉस किया यहाँ पर, मान लो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, जस्ट ये बाउंड्री के अंदर आया है, तो यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को एक फोर्स फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, और ये तो मूव करेगा नहीं क्योंकि ये काफ़ी छोटा चार्ज है। तो रिपेल जब होगा तो ये चार्ज इजीली बाहर की तरफ चलने लगेगी, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खुद से नहीं जा सकती। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगी तो इस चार्ज का ये पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मतलब ये टेस्ट चार्ज यहाँ जाएगा ही नहीं। जैसे ही टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर आया, इसको एक फोर्स फील होगा इस तरफ, है ना, जिससे ये रिपेल होने लगेगा। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, ये रिपल्सन फोर्स है, इससे ये बाहर जाने लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के क्यू, ये वाला चार्ज Q0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इनके और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी R। समझ में आ रहा है? इतने फोर्स से ये चार्ज बाहर हो जाएगा। अब पर्पस ये है कि हमें जो है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो F इज इक्वल टू क्या निकला? Q0 E। इतना फोर्स फील होगा। कहने का मतलब इस Fe को आप ऐसे लिख सकते हो, Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब ये टेस्ट चार्ज जब फील्ड के अंदर आएगा तो उसे Q0 E फोर्स लगेगा, है ना। और Q0 E ये फोर्स है, और ये फोर्स आपकी यही इलेक्ट्रिक फोर्स है जिससे वो बाहर जा रही है। आप लोग नोट भी करते जाइए, रफ हो रहा है। ठीक है, अब हम ये देखें कि अगर मान लो मुझे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है,
इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है, तो क्या खुद से ये आएगा कभी? मान लीजिए ये चार्ज की पोजीशन है ए और मुझे इसको यहाँ लेके आना है पी पॉइंट पे। जब ये चार्ज ए से पी की तरफ मुझे लाना होगा इसको, तो खुद से तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली बाहर जाने के लिए फोर्स लग रहा है इस पे। तो अंदर लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क जो है मतलब इसको पुल करनी पड़ेगी अंदर की तरफ, और वो वर्क तभी होगा जब इस पे आप फोर्स लगाओगे, क्योंकि वर्क फोर्स से ही होता है। तो यहाँ पे मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। एफ एक्स क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स। इतनी बात समझ में आ रही? बिना इसके ये टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर मूव कर ही नहीं सकता। अब ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? जिस फोर्स से वो बाहर जा रहा है कम से कम उतना तो ये होना ही चाहिए। तो एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू होगी वो एफ ई के बराबर होनी चाहिए, और चूंकि ये वेक्टर है फोर्स तो ये माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस तरफ वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लूँ तो इस तरफ वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये एफ ई इस तरफ जो लग रहा था ये पॉजिटिव लिया तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा आपका? माइनस, और दोनों फोर्स कम से कम बराबर होना चाहिए जिससे कि ये चार्ज अंदर मूव कर सके, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला कि इस फील्ड में इस चार्ज क्यू नॉट को ए से पी तक ले जाने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क तभी होगा जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। फाइन। अब आप ये चेक करें यहां पर कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ना। वर्क का अगर मैं डेफिनेशन आपको दूं यहां पर, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटाऊं यहां से वर्क समझाने के लिए, तो वर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या एफ एस कॉस थीटा। तो क्या ये हम यहां पर लगा सकते हैं? आंसर होगा नो। वाई? ये फॉर्मूला तभी लगती है जब ये जो फोर्स है आपका कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है। यहां जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो एफ ई के बराबर है। कहने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स है कितना? एफ ई मैंने लिखा के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे हम यहां से चार्ज की तरफ नजदीक जाएंगे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, है ना। ये टेस्ट चार्ज जैसे जैसे इसकी तरफ जाएगा, नजदीक जाएगा, मतलब आर डिक्रीज होगा तो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा। मतलब ये फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स है तो ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो फिर हम क्या लगाएंगे? वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल के साइन के साथ ये वर्क डन कब लगता है? जब फोर्स वेरिएबल हो। या फिर आप इसको और प्रिसाइसली ऐसे लिख सकते हैं, एफ फंक्शन फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब साफ दिख रहा है कि ये वेरिएबल ही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तभी आपका, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया जो यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया समझ में आया कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज तो काफ़ी छोटा होता है, या कोई यूनिट चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम हो, तो अगर मैं उसे फील्ड में मूव कराऊं तो मुझे एक एक्सटर्नल वर्क करनी पड़ेगी जो कि वेरिएबल फोर्स है। अब उस वेरिएबल फोर्स से वर्क करने में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब बात ये आता है कि जिस चार्ज को मूव कर रहे हो उसे उस पर ही वर्क करना है, उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करना है। तो यहीं से आपकी पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई
क्या आ गई डेफिनेशन? तो मैं अभी सबको मिटा रहा हूं, समझ में आ गया आपको बेसिक कंसेप्ट? तो पोटेंशियल की डेफिनेशन है ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? मान वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called as electric potential। ये डेफिनेशन हो गया। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, it is denoted by the letter capital V। V stands for potential, electric potential। तो मैथमेटिकली इसी को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? V is equal to work done from infinity to point P बाय मूविंग चार्ज। जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो, तो यहां पर यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या जिसको आप टेस्ट चार्ज कह लो, जो इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाया गया, तो ये मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में इन्फिनिटी से उस फील्ड के पी पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क किया वही पोटेंशियल है। तो सिंपल वे में अगर समझना चाहें तो सिंपल हो गया, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, है ना। ये कौन सा चार्ज होगा? मूविंग चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है। तो इस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क लगेगा वही पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल किसका होगा? आपने चार्ज को तो मूव किया है, मैं यहाँ डेफिनेशन मिटा रहा हूँ, ये तो बुक में भी है। अब बात आती है कि पोटेंशियल किसका हो रहा है, किसका पोटेंशियल है ना। इसका मालिक कौन है? मान लो ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल जो है ना, इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाया यहां पर, है ना, यहां पे लिया है, इसको मूव करा के लाया, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल होगी, ना कि चार्ज की पोटेंशियल है। तो V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यू गॉट माय पॉइंट? ओके, सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट मीन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट का ही पोटेंशियल होगा, उस चार्ज का पोटेंशियल नहीं है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई वर्क बाय चार्ज। अब अगर मैं इसका यूनिट देखूं तो क्या होगा? वर्क का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलम। तो इसको मैं लिख सकता हूं जूल पर कूलम। दूसरा इसका यूनिट होगा डिराइव्ड यूनिट वोल्ट, इसको शॉर्ट में कैपिटल वी भी लिख सकते हैं। सो वोल्ट इज एसआई यूनिट और जूल पर कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ये एसआई यूनिट हो गया। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइंड एज डायमेंशन ऑफ वर्क डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन होता है mL2T-2 डिवाइड बाय चार्ज हो गया 80।
अब ये हो गया Ml2T-3 A-1 पोटेंशियल, है ना। दिस इज डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन क्या किया गया, वर्क बाय चार्ज। वर्क स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, तो पोटेंशियल हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर, नोट करो। आप लोगों में कुछ कुछ कन्फ्यूज़न होता होगा कि एक तो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, अब ये पोटेंशियल है, ये क्या चीज़ है ना। तो एनर्जी तो हर जगह होगी। जैसे इसी केस में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आप चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से, तो उस इन्फिनिटी पे भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। जब भी चार्ज कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे चार्ज कन्फिग्रेशन है, एक सिस्टम है, मतलब एक फील्ड का होना जरूरी है, तभी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब जैसे एक सोर्स चार्ज है Q, उसका फील्ड है, और एक फील्ड के बाहर कोई पॉइंट है इन्फिनिटी, या हम कह लें उसी सोर्स चार्ज की इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही वीक है, हो सकता है एग्जिस्ट कर रही हो या नहीं भी कर रही हो, लेकिन अगर कर रही है तो वो बहुत वीक एनर्जी होगी वहाँ पे, और फील्ड भी होगा। तो पोटेंशियल की जब आप डेफिनेशन कहते हैं कि वर्क बाय चार्ज, तो वर्क डन तो एनर्जी है ना, वर्क डन क्या हो गया, एनर्जी। तो अब आप ऐसे समझिए इसको, इस वर्क, ये कौन सा वर्क है, इन्फिनिटी टू पी पॉइंट पे लाने का जो वर्क है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होता है आपका, चेंज इन एनर्जी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। U stands for electrostatic potential energy, electrostatic potential energy, ठीक है। तो पोटेंशियल को आप ऐसे भी कह सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, है ना। पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, ये भी पोटेंशियल हो गया, एक ही मतलब है दोनों का। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये भी होता है। फिर अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट, पोटेंशियल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो जब मैं कहता हूं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज characteristics of charge configuration, characteristics of the field associated with the charge configuration,
चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या है, जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की फील्ड में, मतलब एक चार्ज सिस्टम है, एक सोर्स चार्ज है और एक मूविंग चार्ज है, तो ये एक चार्ज सिस्टम हो गया। इस चार्ज सिस्टम की जो फील्ड है उस फील्ड की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर हम डिफाइन करते हैं तो वही पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये तीन तरह से घुमा घुमा कर पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपके आइडिया है या नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड नहीं लिखा, तो अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फील्ड भी इलेक्ट्रिक कर दोगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट विद द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक की जगह ग्रेविटेशन वर्ड डाल दूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एसोसिएटेड विद द मास कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फाइन, नोट कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो, अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिहेवियर पढ़ने के लिए दो पार्ट हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक बिहेवियर चार्ज से ही शो होती है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर चार्ज से शो होती है। तो अब अगर मैं चार्ज को रेस्ट कर पे रख के उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। फिर अगर मैं चार्ज को मोशन में ला दूं तब इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वहाँ पे, लेकिन वो करंट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि चार्ज मोशन में आ गया, और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो फिर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसमें जो पोटेंशियल हो सकती है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिंपल चीज़ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर प्रॉपर्टी है समझता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और फोर्स है। लेकिन उसी फील्ड का अगर मैं स्केलर प्रॉपर्टी समझता हूँ तो वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। समझ में आई बात? फिर से बोलता हूँ, एक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी दो प्रॉपर्टी समझनी है, स्केलर, वेक्टर। वेक्टर प्रॉपर्टी में हम क्या समझेंगे? फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही सेंस है, सब कुछ वही सेंस है। उसको अगर हम वेक्टर छोड़ के स्केलर सेंस समझते हैं तब वर्क डन आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और पोटेंशियल हो जाएगा। राइट? ओके, तो पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये समझना है। तो मान लो कि कोई चार्ज यहाँ पे है,
ठीक है, इसकी फील्ड इस तरह से जा रही है। अब इस चार्ज से r डिस्टेंस पर r डिस्टेंस लिया और ये पॉइंट हो गया P। तो ये जो P पॉइंट है वो इस चार्ज के फील्ड में है। P पॉइंट इस चार्ज के फील्ड में है जो कि इस चार्ज से r डिस्टेंस पर है। और मुझे इसी पॉइंट P पर इस चार्ज का पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल तो इस पॉइंट का होगा, राइट। तो डेफिनेशन यूज करेंगे, इन्फिनिटी से इस P तक लाने में जो वर्क होगा वही पोटेंशियल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इन्फिनिटी है, यहां से टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, या यूनिट चार्ज ले लो, इसको मान लेते हैं यूनिट चार्ज है, क्योंकि डेफिनेशन में यूनिट चार्ज है, मतलब जिसका वैल्यू 1 हो, और ये उससे कंपैरेटिवली बिगर चार्ज है। तो जब ये इन्फिनिटी पे है तो ये Q के साथ कोई सिग्निफिकेंट फोर्स फील नहीं कर रहा है। अब ये Q0 आगे जाएगा, इस चार्ज की तरफ आ रहा है, तो मान लो इसकी फील्ड रीजन यहां तक है ना, जहां पे एक सिग्निफिकेंट फोर्स फील हो सकती है। तो जैसे ही चार्ज यहां पर आ जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे दूं मैं, क्या दे दूं, क्या दे दें, A दे दो, A। तो Q0 जब A पर आएगा तो इसको एक फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा, बाहर की तरफ। उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, Fe = Q0E, है ना। अब ये फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तो वेरिएबल है, ये तो पॉइंट के हिसाब से चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे हम इसके नज़दीक जाएंगे फील्ड स्ट्रांग होगी, फोर्स भी स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड भी वीक होगा, फोर्स भी वीक होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर एक फोर्स लग रहा है Fe, और अब मान लो मैं इसको अंदर लाना चाहूं इस लाइन पे, तो खुद से तो नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने उसको यहाँ पे लाया B पॉइंट पे, तो मुझे एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, है ना। ये एक्सटर्नल वर्क हो गया, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है C, और इसके पीछे थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं B। तो जैसे से हम आगे जाएंगे एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी A, B, C तीनों जगह, ताकि ये आगे चलता रहे और P पॉइंट पे आ जाए। तो ये एक्सटर्नल फोर्स की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगा -Fe, और हो जाएगा वो -KQ Q0 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं B पॉइंट पे ही लूं, तो B पॉइंट मान लेते हैं इस चार्ज से x डिस्टेंस पर है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, x²। किस पॉइंट पे हम ले रहे हैं, एट पॉइंट B। इतना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए B पॉइंट पे, जहां पर इस चार्ज से B की डिस्टेंस है x। ठीक है, अब मान लीजिए चूंकि फोर्स वेरिएबल है तो मुझे एक एलिमेंट्री डिस्टेंस चाहिए, तो हम मान लेते हैं इसे हम थोड़ा सा आगे C पॉइंट पे ले गए, तो B से C का ये जो डिस्टेंस है वो हो गया dx, राइट। अगर इस इक्वेशन को लिख लिया हो तो मैं मिटाऊं, 2 मिनट देता हूं, फटाफट इसको नोट करो।
चलिए अब मिटाते हैं। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। तो बी से सी स्मॉल डिस्टेंस तक ले जाने में हमें वर्क भी स्मॉल करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इस एलिमेंट्री वर्क डन in moving a charge q naught from B to C will be, क्या हो जाएगा वो, dW is equal to एक्सटर्नल फोर्स dx का स्केलर प्रोडक्ट। अब चूंकि ये फोर्स आपका वेरिएबल है तो इंटीग्रल, ठीक है ना। B से C तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स, और चूंकि ये फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रल का फोर्स लगेगा, इंटीग्रल का साइन लगेगा। अब देखो ये dx की भी डायरेक्शन इसी तरफ है और एक्सटर्नल फोर्स की भी डायरेक्शन इसी तरफ है। तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट बी होता है AB cos थीटा, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल f एक्सटर्नल dx cos 0, और cos 0 1 होता है ना। तो फिर ये हो गया आपका dW इज इक्वल टू f एक्सटर्नल का वैल्यू डालो, क्या था, माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना आ गया। चलिए ये हम एलिमेंट्री प्रोसेस समझ लिए। हमें डेफिनेशन यूज करके ही पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। अब डेफिनेशन क्या है आपका, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्फिनिटी से लाने में यहां तक क्या वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको मिटाता हूं ऊपर, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q naught from infinity to point P will be, मतलब नेट वर्क डन हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी टू P इज इंटीग्रल वर्क डन, जो एलिमेंट्री वर्क है इन्फिनिटी से P। तो अब देखो एक तो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, और मतलब वो चार्ज जब इन्फिनिटी पर है, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, तो ये चार्ज जब इन्फिनिटी पर है तो यहाँ से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। जब ये चार्ज P पॉइंट पे आ जाएगा, तब P पॉइंट पे आने पे इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना रह गया, R। मतलब वर्क की जो लिमिट होगी वो इनिशियल लिमिट होगी इन्फिनिटी और फाइनल लिमिट होगी R। अब ये dW का ये वाला वैल्यू डालो, तो वर्क इन्फिनिटी टू P इज इन्फिनिटी टू R लिमिट, और ये हो गया माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इन सब का जरूरत नहीं है, ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, अब इससे क्या बाहर आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इन्फिनिटी टू R। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x पावर -2
अब फिर यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट, इसकी वैल्यू हो जाएगी x पावर -1 डिवाइड बाय -1 इन्फिनिटी टू r। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, के क्यू नॉट, और ये हो गया x पावर -1 1 बाई एक्स r टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर हम यहाँ क्या लिख देंगे इसको, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो फिर ये बच जाएगा 1 बाई आर, तो के क्यू नॉट बाई आर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं, तो फिर देखो वर्क डन इन्फिनिटी टू p डिवाइड बाई ये मूविंग चार्ज क्यू नॉट, क्या निकला, के क्यू बाई आर। अब ये चीज क्या है आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P, देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P इज के क्यू बाई आर। अब ये R क्या है, इस पॉइंट P का चार्ज से डिस्टेंस, R इज डिस्टेंस ऑफ चार्ज, सॉरी R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज Q, है ना। तो पोटेंशियल एट P फिर आपका ये फॉर्मूला हो गया, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, चलिए अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो क्या मिलेगा, ये R है और ये V है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा आपका, पाराबोलिक ग्राफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक कर्व पाराबोला नहीं होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है, यूं। तो पोटेंशियल एट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं एक और ग्राफ बना दूं, मान लो मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, ये R है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो क्या बनेगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को ग्राफ को क्लब करूं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और ये वाली लाइन क्या आपकी पोटेंशियल हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है पोटेंशियल, और इधर आप लिख सकते हो E और V। ठीक है, E is inversely proportional to R square, V is inversely proportional to R। तो V इज इक्वल टू आपने पढ़ा के क्यू बाई आर। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू R,
वी गेट dv बाई डी आर, तो ये क्या होगा, d बाई डी आर के क्यू बाई आर, है ना। तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा आपका, के क्यू डी बाई डी आर 1 बाई आर, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, तो माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो फिर आप इसको लिख सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और मोर प्रिसाइसली वी कैन राइट इट एज माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। है ना, मतलब अरे ये क्या हो गया, ये तो आर होगा। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स में जब आर से डिवाइड होता है तो वो ग्रेडियंट कहलाता है, डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ग्रेडियंट हो गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स लॉस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स लॉस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का लॉस होगा, तो पोटेंशियल डिक्रीजेस विथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases along the direction of electric field। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, तो कहने का मतलब अगर मैं इसको समराइज करूं कि अभी आपने क्या देखा, तो जैसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या हुआ, जैसे मान लो ये फील्ड है, ठीक है, ये किसी चार्ज की फील्ड है, ये कोई चार्ज है और ये जो क्लोज बाउंड्री बनाया मैंने ये कोई फील्ड है।
तो यहाँ पर अगर हम, ठीक है, कोई पॉइंट है, दो पॉइंट, मान लीजिए एक आर है और एक पॉइंट पी है, ये कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर हो, किसी जगह हो सकता है। तो न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है कि जैसे ये पॉइंट है आर और ये पॉइंट हो गया पी, और अगर मैं क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, कोई क्यू नॉट है जो आर पॉइंट से पी पॉइंट पे गया, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है आपका वर्क डन फ्रॉम आर टू पी, ये आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रल एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर, और लिमिट क्या होगी आपकी आर टू पी, मतलब आर का डिस्टेंस इस चार्ज से और पी का डिस्टेंस इस चार्ज से, या आप ऐसे कह लो, इसको लिख दो ऐसे, इनिशियल डिस्टेंस टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है लेकिन अपोजिट होता है, तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, और यहाँ माइनस साइन दीजिए, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और डी आर हो गया, ये वर्क डन हो गया आर टू पी। ये न्यूमेरिकल बनाने का आपका फंडे है, ऐसे करना है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि ये जो वर्क डन किया आपने आर टू पी, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है या कंजर्व्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो वर्क डन है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो अब ये जो वर्क डन लेंगे आप आर टू पी, तो ये इनिशियल डिस्टेंस है और ये फाइनल है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होगी, मतलब वर्क डन आर टू पी ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर। कंफ्यूज नहीं होना है, 1 2 3, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं, है ना, मान लीजिए मैं लिख देता हूं वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। समझ में आई बात? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एट पी। ये सारे कंसेप्ट हैं इंपॉर्टेंट जो आप अभी पढ़े हैं। फाइन, क्लियर? ये सारी चीजें हैं, सबका आपका यूनिट और डायमेंशन तो पता ही है आपको। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ऑल दीज आर कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जहाँ भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, ठीक है। मतलब वर्क जो होगा इस फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड में वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वर्क डन इन ए कंजर्वेटिव फील्ड स्टोर्स एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट?
रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही कंसेप्ट काफ़ी था, राइट। कल हम आगे पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। जब आपका सिलेबस कुछ कंप्लीट हो जाएगा 12th का जो एग्ज़ाम आ रहा है, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।